दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सेना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? और ये माज पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ रहा था। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता था, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, भला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आया और खुशामद करके बोला, अरे ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए तो कोई दूसरा उपाय सोचूंगा मैं। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? नहीं, जरा सुनो तो मैं, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात में देगा कंबल? न जाने कितने बाकी हैं, कितनों के बाकी है, जो किस तरह चुकने को नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे चलो, और हो गई छुट्टी। बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है क्या यहाँ पे? पेट की मजदूरी करो, ऐसी खेती से तो मतलब बाजी आए हम। मैं रुपए ना दूंगी, 1 रुपया ना दूंगी। हल्का उदास होकर बोला, तो क्या मैं गाली खाऊं? मुनि ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की तरह उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ अब दो अब की से खेती यार। मजूरी से सुख में एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना सहेगी, किसी की हमें बातें तो ना सुनने को मिलेंगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसको झोंक दो, और ऊपर से धौंस भी सुनना पड़ता है। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला गया, मानो अपना एक हृदय निकाल कर देने जा रहा हो उसे। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, और वह आज निकाले जा रहा था। एक एक पग के साथ साथ उसका मस्तक अपनी दीनता, गरीबी के भार से दबा जा रहा था। दिन बीते और पूस भी आ गया। पूस की अंधेरी रात। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, यहाँ पे क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आए हूँ तो चले दौड़े दौड़े आए आगे आगे। अब रो नानी के नाम को। जबड़ा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर से एक चिलम भरूं, किसी तरह जात तो कटे ये रात। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है भाई साहब। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर जाए। तकदीर की खूबी देखिए, मजूरी हम करे और मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ पड़ा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम जाड़ा? जबड़ा, जाड़ा तो जाता नहीं, जरा मन बहल जाएगा तेरा भी। जबरे ने उसकी मुंह की ओर प्रेम की छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू ने उसके मुंह की गर्म सांस ली। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लौटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं सो जाऊंगा।
पर एक ही क्षण उसके हृदय में कंपन सी होने लगी। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट लेता, पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसका सिर थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। शायद जबरा यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में उसे कुत्ते की प्रति घृणा की गंध भी नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वही इतनी तत्परता से उसने गले नहीं लगाया। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज तक उसे इसी दशा में पहुंचा दिया था। इस अनोखी मैत्री ने जैसे ही उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहजा जबरा किसी जानवर की आहट पाई और इस विशेष आत्मीयता से उसके लिए एक स्फूर्ति पैदा कर गया। वो जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझता हुआ, हवा के ठंडे और बर्फीले झोंकों को मामूली समझता हुआ, गला फाड़कर झपट कर उठा और छपड़ी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने कई बार उसे चमकाकर पुचकार कर बुलाया, पर उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा, खेतों में इधर उधर। एक क्षण के लिए तो आ भी जाता, पर तुरंत ही दौड़कर भाग जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। एक और घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुकाकर आकाश की ओर देखा। अभी कितना रात बाकी है। सप्तऋषि अभी भी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं जाकर सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पे आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों के ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्ती बटोरता देख भी ले तो समझेगा भूत है। कौन जाने कौन जानवर छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला के लिए बगीचे की तरफ चल पड़ा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रह जाता जबड़ू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाँठे हो जाएंगे फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे चल बगीचे की ओर बढ़ा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी मकाई है जबरू, तुम्हारे नाक में भी सुगंध आ रही है क्या? जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। वो उसे ही निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जा रहे थे, नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा किए जा रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा, इसी सोच में। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में वह बगीचे के विशाल वृक्ष को ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड कर ललकार कर कह रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय को गर्व से हृदय में छिपाकर प्रसन्न था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड लग रही है तुम्हें? जब्बर ने दोबारा खूं खूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती है रहेगी मालिक, पहले से यह उपाय सूझा तो इतनी ठंड क्यों खाते हम? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस तालाब में कूद कर पार करें, देखे कौन कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वो कोई बात नहीं थी।
जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद के आओ, फिर मैं मानूंगा। वह फिर कूदा और अलाव के दूसरे पार आ गया। इन खेलों में पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाने को लगा था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका जानकर जरा सी जग उठती और एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती थी, उसके आलस से उसे दबाए जाता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ उसके कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसे चबाने की आवाज़ सुनाई दी। चर चर साफ सुनाई दे रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में कैसे आ सकता है? नोची डालेगा वो। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? नहीं, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता मुझे। मुझे भी धोखा हुआ है इसका। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चारों ओर न जाने कैसे उसे आहट मिली। अब वह अपने आप को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था वो। इस जाड़े पाले में खेत में जाना उसे सही नहीं लगा और जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता था उसे। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चरे जा रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके एक बार उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का जैसा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुलोड़कर अपनी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े जा रहा था। नीलगायों का खेत में चरना सफाई किया चला जा रहा था और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता की रस्सियों की भांति उसके चारों ओर से ने उसे जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या? तो खेत से हो क्या आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से पता है क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुम्हें पता है अपने खेत की पड़ी हुई? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। फिर दोनों खेत के मेड़ पे खड़े हो आए और देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो उसके। दोनों ने खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू प्रसन्न था और उसने अपने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। दोस्तों, आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी पूस की रात। आप भी अगर राइटिंग का शौक रखते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी टेलिंग करूं, तो लिख भेजिए अपनी कहानी praghav.ncr@gmail.com पे। अगर आपने मुझे यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ अपना ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट में दें और दिन की बड़ी 2 कहानियों के साथ जुड़े रहिए मुझसे यहीं पे। धन्यवाद।